ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ PYQ ऑफ क्लास 10th, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और मैं आपकी नीड समझता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PYQ ऑफ क्लास 10th। आपके लिए फिर से एक पेपर लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of a balanced chemical equation as। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ बोला क्या गया है, Zn के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ये रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, यहाँ पे 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और रिएक्शन हो गई है बैलेंस। देख लीजिए, Zn बैलेंस्ड है, हाँ है। Na बैलेंस्ड है, बिल्कुल। दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, दैट इज 2NaOH प्लस Zn गिविंग यू Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि बताइए यहाँ पे इन चारों रिएक्शंस में से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके लिए लाइट यूज कर रहे हैं डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग लाइट। क्या यूज कर रहे हैं? अच्छा, लाइट के जगह पे कई बार ना आगे आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो सनलाइट भी लिखा हो सकता है, एच न्यू लिखा हो सकता है, यूवी लिखा हो सकता है। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉसिबल नेम्स हैं, मतलब सबका सेम है, काम सबका सेम है। ये तो अपना हीट करने से होता है, बाकी हीट और ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस करने से होता है। पर हमें तो पूछा गया है कि लाइट बताओ कि लाइट कौन सा रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो वो हो जाएगा थर्ड रिएक्शन, दैट इज AgBr की डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग यूज करेंगे लाइट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ओके, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहां बोला गया एक मेटल बताओ और एक नॉन मेटल बताओ जो कि एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे आगे जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कितनी डिग्री सेल्सियस होती है, 25 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होती है? बताइए। 37 डिग्री सेल्सियस होती है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये तो रूम टेम्परेचर हो गया। इसके बारे में मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा कभी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे क्या होता है ऐसा फर्क। चलिए देखिए यहाँ पे, तो एक मेटल बताओ और एक नॉन मेटल बताओ जो कि एग्जिस्ट करे लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मेटल, मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। वैसे इस ब्रोमीन को हम लोग ब्रोमीन वाटर भी इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, वैसे देखिए इधर, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जो कि एक नॉन मेटल है, और मर्क्यूरी जो कि एक मेटल है वो भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। तो आंसर हो जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन देख लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कार्बन के बारे में। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्ड्स कैसे होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि वीकर बॉन्ड्स होते हैं। वीक बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? वीक होगा। बॉन्ड्स वीक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? वीक होगा। ठीक है, और बात और क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं इन बॉन्ड्स, और यहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। क्या नहीं होते? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते।
और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से इसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। मतलब ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं? पुअर कंडक्टर्स। कैसे होते हैं ये? पुअर कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फ्री, तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की इजीली नहीं हो पाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव नहीं कर पा रहे आराम से, है ही नहीं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो बैड कंडक्टर होना चाहिए। तो पहली बात तो ये करेक्ट है। दूसरी बात, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ये वाला, मतलब 2 एंड 4, 2 एंड 4 चेक करो, ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में शेयर्ड होते हैं, बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं, फ्री नहीं होते बाहर, तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये 4 कंपाउंड्स दिए हैं, हमें क्या पूछा गया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत बढ़िया। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ने उस मेटल को या उस कंपाउंड को कर रखा है सराउंड। तो m डॉट एक्स एच टू ओ, यहाँ पे x क्या हो गया? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर। ये कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर रखा है इस m को। तो यहाँ पे सबसे आप लोग सब लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये होता है Na2CO3 डॉट Na2CO3 डॉट 10H2O। सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसी के कितने? 10। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पूछा था ना यहाँ पे। तो Na2CO3 डॉट 10H2O, फॉर्मूला से देखेंगे ये सब। तो ये इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे ज्यादा, मतलब इसको 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ने सराउंड कर रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बिना टाइम बहुत कम वेस्ट करना है हमें, टाइम वेस्ट कम से कम, इफेक्टिव क्लास रहेगी। आप सिर्फ लेक्चर्स को देखें और तुरंत पढ़ने बैठे अपने हिसाब से फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक का ऑक्साइड मतलब Al2O3 और ZnO, सबको पता होना चाहिए कि ये दोनों होते हैं एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो कि काम कर सकते हैं एज एसिड एज वेल एज बेस। जो एसिड की तरह भी काम कर सके और बेस की तरह भी काम कर सके वो कहलाता है एम्फोटेरिक स्पीसीज। कैसे याद रखेंगे ये वर्ड? आप लोगों को पता होगा एम्फीबियंस क्या होता है? पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, उनको बोलते हैं ना एम्फीबियंस, वहां से ये वर्ड आया है। एम्फोटेरिक स्पीसीज मतलब जो एसिड की तरह भी काम कर सके और बेस की तरह भी काम कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं ये बताइए, और उसका रीजन पूछ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। MnO2 यहाँ पे है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे Mn है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। HCl पे यहाँ पे Cl है -1 पे, और यहाँ पे Cl2 में Cl है 0 पे, मतलब +4 से +2 मतलब MnO2 की रिडक्शन हो गई, और -1 से 0 मतलब इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं इनको। अगर इसका डिक्रीज होता है इसको बोलते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो MnO2 की रिडक्शन हो गई और HCl की ऑक्सीडेशन हो गई, तो वैसे टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। तो ये वो रीजन है कि MnO2 रिड्यूस हो गया और HCl ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस याद कर लेंगे आप लोग बिल्कुल तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO सॉलिड स्टेट का होता है, रिएक्ट्स विथ वाटर मतलब H2O लिक्विड स्टेट का होता है। ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा CaOH होल ट्वाइस, और साथ में रिलीज होगी कुछ हीट। CaOH होल ट्वाइस एक्वा स्टेट, एक्वा स्टेट का मतलब पानी में, एक्वा स्टेट का मतलब कोई भी चीज अगर पानी में डाल दें उसको बोलते हैं वो बन गया अब एक्वस मीडियम। क्या बन गया? मतलब इन वाटर, इन वाटर। साथ में यहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है हीट के फॉर्म में। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई? देखो, दो चीज कंबाइन करके बना रहे हैं एक प्रोडक्ट, तो ये टाइप हो गए, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो चीजें कंबाइन करके बन रही हैं। हाँ या ना बोलो?
साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए बोलेंगे कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है ये, हाँ या ना बोलो। ओके चलिए, और एक और बात बताऊं, वैसे ये वाटर यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर से रिएक्ट कराने को हाइड्रेशन रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। हाइड्रेशन रिएक्शन भी है ये। वैसे आपको बस इतना पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यही वो रिएक्शन है। रिएक्शन बैलेंस चेक कर लो, सी ए एक, इधर भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, अब हो गया बैलेंस। देखो चेक करो एक बार, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बैलेंस था ऑलरेडी, सॉरी 2 तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड है, चेक करो राइट साइड भी 2 ऑक्सीजन है, हाँ है ना, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। pH of a sample of tomato juice is 4.6. How is this juice likely to be in taste? Give reason to justify your answer. Okay. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 4.6 pH है मतलब वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक है मतलब टेस्ट कैसा होगा, खट्टा टेस्ट होगा, हाँ या ना बोलो। और क्या हमें पता है कि टोमेटो जूस का टेस्ट खट्टा है, बोलो हाँ या ना बोलो। टोमेटो जूस का टेस्ट कैसा है, खट्टा है। तो उसका pH 4.6 है, जो कि उसको बता रहा है कि हमें ये बता रहा है कि 0 to 7 और 14 ये न्यूट्रल होता है। ये कंडीशन कैसा होता है, न्यूट्रल। यहाँ से यहाँ लेफ्ट साइड अगर जाएंगे तो एसिडिक रेंज है, राइट साइड जाएंगे तो बेसिक रेंज है। तो ये 4.6 किधर लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा कुछ, है ना। तो ये एसिडिक होगा मतलब खट्टा टेस्ट का होगा। तो वाई pH ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6, तो कैसा टेस्ट होगा उसका, सोर इन टेस्ट, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर का इसलिए सोर टेस्ट का होगा। ठीक है, दूसरा क्या पूछा गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। बढ़े आगे, चलिए देखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन बताइए डिफरेंस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है कंप्लीटली डिसोशिएट करता है, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली डिसोशिएशन होगी, कंप्लीटली टूटेगा ये इनटू आयंस। कब टूटेगा आयंस के फॉर्म में, जब पानी में डाल दिया जाए, मतलब व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। वैसे इसके पीछे का रीजन मैं आपको, जब आप क्लास 11th में आएंगे तो एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बहुत इजीली आपको ये लॉजिक समझ में आएगा कि पानी में जाके चीजें टूटती कैसे हैं, अलग कैसे हो रहा है, डिसोशिएट हो कैसे रही है। चलिए फिलहाल तो देखिए आप, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आयंस, और वीक बेस पार्शियली डिसोशिएट, मतलब कंप्लीट नहीं टूटेगा, पार्शियली डिसोशिएट। इसको क्लास 11th में एक और टर्म भी बताते हैं इसके लिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब किस डिग्री से, कितने एक्सटेंट में डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये 100% डिसोशिएट करता है, स्ट्रॉन्ग वाले 100% डिसोशिएट करता है, और ये कम डिसोशिएट करता है, कुछ कम परसेंट, लेस देन 100%। पार्शियली डिसोशिएट इनटू आयंस जब पानी में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ इनका डिफरेंस। एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट, बिल्कुल सही। एसिड रेन अगर पानी में गया तो आपको पता है कि एसिड रेन का pH काफी कम होगा, pH लेस देन 7 होगा, है ना, pH लेस देन 7 होगा। तो pH अगर लेस देन 7 है एसिड रेन का, पानी में जाएगा तो वो पानी का भी pH एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी दिक्कत देगा क्या, तो दे बिल्कुल दे डिस्टर्ब द एक्वेटिक एनिमल्स लाइफ, बिकॉज pH will decrease and water will become more acidic due to acid rain, and it will result in difficulty in survival for aquatic animals। उनको दिक्कत होगी ना भाई, अरे बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज बताना है, बहुत इजी डेफिनेशन है होमोलोगस सीरीज का, कि एक ऐसी सीरीज, अ सीरीज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ऐसी सीरीज जिसका सबका फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा, सेम होगा, विथ डिफरेंस ऑफ, विथ अ डिफरेंस ऑफ विथ अ डिफरेंस ऑफ CH2। इसको बोलते हैं मिथाइलिन, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइलिन यूनिट।
ऑफ एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, हाँ है ना? 12 कार्बन का मास और 2 हाइड्रोजन का मास। तो एटॉमिक मास 14 का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक, जैसे कि यहाँ पे अल्केन की एग्जांपल लेते हैं। अल्केन का होमोलोगस सीरीज एग्जांपल में जरूर लिखना है इसको। तो अल्केन की स्टार्टिंग किससे होती है? मीथेन से। ये क्या हो गया? मीथेन, हाँ है ना? फिर उसके बाद एक CH2 ऐड करो तो C2, एक कार्बन जोड़ दिया और 2 हाइड्रोजन ऐड करो C2H6, एक और कार्बन ऐड करो C3 बन गया, 2 हाइड्रोजन ऐड करो H8 बन गया, ये बन गया इथेन, ये बन गया प्रोपेन। कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस चल रहा है। और एटॉमिक मास बताओ, पहले का मास 16 होगा, दूसरे का मास 12 और 2 24 और 6 30 होगा। 16 और 30 में कितने का डिफरेंस है? 14 का। इसके बाद का मास क्या हो जाएगा? 44, हाँ है ना? तो एटॉमिक मास 14 का डिफरेंस चलता है और CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। इस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, हाँ है ना? इस सीरीज को क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल डेफिनेशन आपने इतनी बार लिखा होगा होमोलोगस सीरीज की, आपको याद ही हो गया होगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को तो इजीली आप टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा है और बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है, C4H8 का ज़्यादा क्यों है C3H6 और C2H4 से? तो C4H8 और C3H6 या बोल लें C2H4, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, क्या ये C4H8 ज़्यादा यहाँ पे मास होगा कार्बन का, हाइड्रोकार्बन जो भी यहाँ पे है कंपाउंड, इसका मास ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू C3H6 एंड C2H4 से ज़्यादा मास इसका है। तो बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट भी इसीलिए ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज ऑफ हायर, सिंपल में रीजन क्या लिखेंगे? हायर मॉलिक्यूलर मास, सो मोर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Why do we not see any graduation change in chemical properties of a homologous series? Reason है simple, all have same functional group, because all have फंक्शनल ग्रुप पे कोई चेंज नहीं आता। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सारे सीरीज में, अल्केन की पूरी फैमिली में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं आएगा। अल्कीन की पूरी फैमिली में सब में डबल बॉन्ड्स है, तो बॉन्ड्स का कोई ओरिएंटेशन में चेंज नहीं हो रहा, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है, जिसकी वजह से कोई चेंज प्रॉपर्टीज में ऑब्जर्व नहीं होती। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन और C3H6O का एक एल्डिहाइड बना के दो और एक कीटोन बना के दो। तो एल्डिहाइड में आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप में CHO होना चाहिए, और कीटोन में आपको पता होना चाहिए कि ऐसा एक CO बॉन्ड, इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं, ये होना चाहिए। कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या बनेगा? CH3, CH2 और CHO। ये क्या हो गया? अपना एल्डिहाइड हो गया। नाम क्या है इसका बताओ? 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ओके, और 3 कार्बन का कीटोन कैसा बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 2 ऑन। इसका एक कॉमन नेम भी है, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको एसीटोन भी बोलते हैं। ओके, एसीटोन भी बोलते हैं इस कंपाउंड को। वैसे आपको यहाँ पे नाम लिखना था तो प्रोप 2 ऑन। 2 कैसे लिखाया? 1 2 3। 2 पे कीटोन है इसलिए 2 पे ऑन लगाया, 3 कार्बन से इसलिए प्रोप लगाया, 3 कार्बन थे 1 2 3 तो प्रोप लगाया, और एल्डिहाइड था तो अल लगाया लास्ट में, तो प्रोपेनल हो गया। चलिए देखिए इधर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे, write the name and structure of an organic compound X having 2 carbon atoms in its molecule and its name is suffixed is all। कितने कार्बन बोला गया? 2 कार्बन। 2 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, मतलब क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH। नाम हो गया इसका, 2 कार्बन का अल्कोहल इसलिए नाम हो गया इथेनॉल। क्या नाम हो गया? इथेनॉल। अब बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में X, मतलब ये अपना X है, हाँ है ना, कि इसको ट्रीट कराया गया एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, मतलब CH3 CH2 OH, इससे
रिएक्ट कराया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर लिया गया 443 केल्विन। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है ये? वाटर रिमूव कर देगा यहाँ से। क्या रिमूव कर देगा? वाटर। मतलब यहाँ से निकलेगा एक OH माइनस के फॉर्म में और बगल वाले कार्बन से निकलेगा एक H प्लस के फॉर्म में। इसको मैं और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूँ आपको तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। देखिए, दिस इज योर CH2 इस पे लगा है एक OH और इस पे लगा दिया हमने एक H। क्या लगा दिया? कुछ नहीं, मैंने थोड़ा उसको सजा के लिखा है CH3 CH2 और OH। करना क्या है यहाँ पे? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं जो कि होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है ये? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब रिमूवल ऑफ, एक ऐसा एजेंट जो रिमूव कर दे क्या? वाटर। क्या रिमूव कर दे? उसी को बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से निकलेगा OH माइनस, क्या निकलेगा? और यहाँ से निकलेगा H प्लस। तो H प्लस और OH माइनस कंबाइन करके क्या बन जाएंगे आपस में? ये तो बन गया एक वाटर, हाँ या ना बोलो। और साथ में यहाँ पे आएगा कौन सा चार्ज? H प्लस। यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ये OH माइनस के फॉर्म में निकलेगा। और प्लस और माइनस के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? मतलब ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब ये जो था पहले इथेनॉल, क्या था? वो बन गया इथीन और साथ में रिलीज हो गया H2O। साथ में क्या रिलीज हो गया? H2O। तो यहाँ पे ये है वो बैलेंस्ड रिएक्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? तो व्हाट हैपेंस व्हेन X इज हीटेड विद कॉसेस सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ ये पूछा गया है कि राइट केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन अभी देखा हमने। ऑल्सो स्टेट द रोल प्लेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड। तो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कैसा एजेंट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब इट रिमूव्स वाटर। ठीक है, ये बात हो गई। नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस क्या हो रहा है? इथीन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इथीन। मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। देखिए इधर C, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H। यहाँ पे हमने रखा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बीच में कितने बॉन्ड्स? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, ये इलेक्ट्रॉन एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये इस कार्बन के हो गए सपोज। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेते हैं वाइट कलर से, ठीक है। और कार्बन, इस कार्बन का ले लेते हैं हम लोग, इस कार्बन को ले लेते हैं हम लोग इस कलर से। तो ये हो गया, इस कार्बन का ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बॉन्ड फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना यहाँ पे, एक सिंगल बॉन्ड बना यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो बन गया डबल बॉन्ड। और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? C, जिस पे लगा है 2 हेड्स सिंगल बॉन्ड से, बीच में डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके का। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो आप मेक श्योर आप इसको खुद से एक बार अटेम्प्ट करें पूरा सेट, और मैक्स टू मैक्स PYQ सॉल्व करो। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने साल भर अच्छे से मेहनत अगर करी होगी तो लास्ट की पढ़ाई आपको कॉन्फिडेंट के साथ करनी है, ठीक है। बिना डरे एग्ज़ाम को दीजिए और खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। एग्ज़ाम में जितना हो सके आप उतना लिखिए, जितना आता है आपको उतने अच्छे से लिखिए। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और मैक्स टू मैक्स मार्क्स जितने आप ला सकते हो उसको लेके आओ, ठीक है। बिना डरे अपने मेहनत पे भरोसा रखो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कभी किसी और लेक्चर में कोई और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।